एक सवाल जो शंकर जी का मैंने अब वादा किया, तो एफकॉन इंफ्रा इन्होंने कहा कि सर कॉल दी थी, अभी थोड़ा नीचे आ गया है, निकल जाएं या अभी उम्मीद बाकी है एफकॉन इंफ्रा में सर? 438 में इन्होंने लिए हुए हैं। तो देखिए, ये स्टॉक ना आईपीओ बेस बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और पूरी कोशिश में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन आपको बार बार शेक आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब भी एक्यूमुलेट करता है, वॉल्यूम कैंडल दिखती है तो हमारी भी स्कैनर लिस्ट में आ जाता है, हम भी बाई देने लगते हैं तो रिटेल भी घुसने लगता है। तो इंस्टीट्यूशन को जितना माल चाहिए वो पूरा बटोर नहीं पाता, तो वो क्या करता है, एक बड़ी सेलिंग से नीचे लाता है और फिर खरीद लेता है। आप ये जेन स्ट्रीट वाला जो आपने अगर पूरा रीड किया हो सारे रिटेल को, जेन स्ट्रीट वाला जो उनका मोडस था उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि कई बार स्टॉप लॉस काटने के बाद क्यों टारगेट हिट होते हैं और कई बार स्टॉप लॉस क्यों काट ही लेना चाहिए। वो एचडीएफसी एक तरफ से बाई करते थे तो बैंक निफ्टी चढ़ता था और बैंक निफ्टी में वहां पुट खरीद लेते थे, फिर एकदम से एचडीएफसी बेचते थे तो एचडीएफसी गिरा तो बैंक निफ्टी भी गिर गया। एचडीएफसी में उन्होंने छोटा सा लॉस ले लिया, सामने बैंक निफ्टी के पुट जो खरीदे थे उसमें बड़ा प्रॉफिट ले लिया। तो आपने ये देखा एचडीएफसी में ब्रेकआउट है, मैंने बाई कर लिया क्योंकि वो खरीद रहे थे, उनने अचानक से पटक दिया, तो ब्रेकआउट फेल हुआ, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये मोडस होता है बड़े पैसे का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनने कुछ गलत किया, भाई उनके पास बड़ा पैसा था, उनने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई, उस हिसाब से काम किया। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन, अपना कैपिटल अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रॉफिट अपने आप फ्लो होने लगेगा। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे फोकस करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो एफकॉन में भी यही हो रहा है, इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन आता है, जब रिटेल चढ़ने लगता है तो एक सेल कैंडल दिखा के उनको शेक आउट किया जाता है। तो कल की जो सेलिंग कैंडल जिससे आप घबरा रहे हैं, वॉल्यूम उसमें 50 डे एवरेज वॉल्यूम का केवल 93% था, यानी पूरा 50 डे एवरेज वॉल्यूम भी नहीं कंप्लीट कर पाया। तो इसको हम गिनते हैं शेकआउट कैंडल, क्योंकि जब बेस बन रहा है उसमें एक्यूमुलेशन कैंडल में 300%, 700%, 448% की बाइंग वॉल्यूम है, और जिस दिन सेलिंग की कैंडल बनी है उस दिन एवरेज वॉल्यूम भी नहीं कर पाया शेयर। तो ये बेस बिल्डिंग में बहुत नॉर्मल है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेस बिल्डिंग में दूर रहिए। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बेस बन रहा है तो बेस बिल्डिंग में काम नहीं करना है, इक्जिगो में जैसे बेस ब्रेकआउट आया तब काम करना है। तो इसमें अगर आप ले ही चुके हैं तो बेस बिल्डिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखे रहेंगे तो ये पूरी चॉपीनेस को झेल के जब बेस कंप्लीट करेगा तो स्टॉक आराम से ऊपर चलेगा। रिजल्ट भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी भी नहीं है कि डर है स्विगी की तरह, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो डरने की इतनी दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी। ये बेस मोस्ट लाइकली अगले 4-5 महीने और बनेगा। अभी इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन क्लियरली दिख रहा है। तो 6 महीने 8 महीने का नजरिया कर लीजिए, आराम से होल्ड कीजिए, आपको 500-540 के रेंज में आराम से मिल सकता है। अच्छा, ये पूना वाला फिनकॉर्प में क्या करे? 470 पे लिए हुए हैं इन्होंने, इन दोनों शेयरों में इन्होंने मिला के करीब 1.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 470 के लिए हुए इन्होंने पूना वाला फिनकॉर्प साहब। सर देखिए, फिर इनने अगर मेरी मेरी बात सुन के खरीदा है तो फिर आपने अधूरी बात सुन के खरीदा है। उस दिन भी मैंने बोला था 296, अब बढ़ के हो गया 301। 301 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जब 370 के ऊपर वीकली क्लोजिंग सस्टेन कर ले या डेली चार्ट पे उसके ऊपर टिक के टाइट रेंज बनाए तब बाइंग करना है। तो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल पे आके क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 470 तक गया, हैंडल कंप्लीट किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये इसको वीसीपी में कन्वर्ट कर सकता है, तो नीचे आया है, अगर वीसीपी कन्वर्ट करना है तो यहीं से वापस 470 जाके ब्रेकआउट देगा। अगर 3T की जगह 4T वीसीपी बनाना होगा तो फिर 470 से एक और हायर लो बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो 470 का जब ब्रेकआउट दे दे, वीकली चार्ट पे क्लोजिंग कर ले, तब बाई कीजिए, या डेली चार्ट पे ब्रेकआउट के बाद टाइटनेस बने तब बाई कीजिए। अब चूंकि आप बाई कर ही चुके हैं तो पूरे बेस में अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, जब तक ये काउंटर 400 रुपए होल्ड कर रहा है मोस्ट लाइकली ये बेस बना रहा है और बेस बनाता जाएगा, कंप्लीट 470 के ऊपर होगा और 600 रुपए निकल जाएगा। तो मेरी वॉच लिस्ट में जो टॉप प्रायोरिटी रेड लिस्ट होती है, उसके बाद सेकंड टॉप प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी में सेकंड ब्लू लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट में आता है ऑरेंज। तो ये ऑरेंज लिस्ट में यानी थर्ड प्रायोरिटी पे 470 के ऊपर ये रेड लिस्ट में चला जाएगा जो टॉप प्रायोरिटी होती है। तो अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मतलब बीच में लॉस पोस्ट करते करते 3 क्वार्टर से प्रॉफिट भी पोस्ट कर रही है। तो पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा है, 470 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट बन जाएगा। ले ही चुके हैं तो 400 का स्टॉप लॉस है,
नहीं लिए हैं तो 470 के ऊपर जब टिके तब बाई करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शशि भूषण प्रधान जी, जियो फाइनेंस पर तो हमारी बात हो चुकी है। प्रधान साहब, मैं आपके एक एटीजीएल पर भी बात हो चुकी है, एल&टी फाइनेंस पे बात कर लेता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि सर एवरेज कहाँ पर करना ठीक रहेगा? तो ऑल टाइम एलपीआर। हाई के पास है तो एवरेज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। हमने 176 रुपए में दिया था, 176 में लीजिए, 500 रुपए जा रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक है ही नहीं, तो ऑल टाइम हाई पे एवरेज करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आपको फ्रेश बाई करना है, मतलब एडअप करना है, जिसको पिरामिडिंग कहते हैं, कि 100 में खरीदा, फिर 120 में और खरीदा, फिर 140 में और खरीदा, क्योंकि जाना उसको 250 है। तो ये चीज आपको एलटीएफ में करना चाहिए। 176 से 500 जा रहा है तो आपको हमेशा महंगा ही खरीदना पड़ेगा नई बाइंग। बट वो नई बाइंग का भी स्ट्रक्चर बना नहीं है। जब नया बेस बनेगा तब नई स्ट्रक्चर की बाइंग करेंगे। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काउंटर है नहीं, तो ज्यादा इसमें मेहनत मत कीजिए। वो जब किसी में ब्रेकआउट बनता है तो वहां पे अपन डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है। आबिद भाई बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। पहले तो आबिद जी आपको, और बोल रहे हैं कि अंशुल सर बेस्ट एनालिस्ट हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और सवाल है सर, पदुम जी पेपर 99 रुपये के 2000 शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, टारगेट पूछ रहे हैं आपसे। सर लॉन्ग टर्म व्यू तो मैं इस पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टॉक में। आईपीओ बेस ब्रेकआउट ये लिस्ट हुआ था मेरे ख्याल से 2016 में, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि मेरे पास एनएससी का डेटा है, बीएससी का नहीं है। अगर मैं सही हूँ और ये लिस्टिंग 2016 की है, तो इसने 2021 में बेस ब्रेकआउट दिया था 35 रुपए पे। वहां से स्टॉक गया था 230 रुपए तक। तो इसकी पूरी अपमूव में हमने मल्टीपल टाइम बाई कॉल दिया था। मेरे को याद है पतंजलि पेपर वो शुरुआती दिनों में ही मैंने मनी नाइन में दिया था, जब मनी नाइन पे आपने मेरे को आप लेके आए थे, तब बिल्कुल मुझे याद शुरुआती है, कुछ कॉल्स में से एक बिल्कुल पतंजलि याद है पेपर भी अंशुल जी। था। बट 230 पे बाइंग क्लाइमेक्स हो गया सर, और 173 टूटने के बाद से तो स्टॉक खत्म हो चुका है। अभी छोटा सा अपमूव इसलिए आया है क्योंकि मेन जेके पेपर चल रहा था, तो पीछे पीछे सब चले हैं। शॉर्ट टर्म में शायद 160 170 आपको मिल सकता है। 160 ही पकड़िए, 70 मत पकड़िए। शायद आपको 160 मिल सकता है, क्योंकि आज थर्ड डे ऑफ इनसाइड बार है, तो एक आध दिन मोमेंटम बन के 160 तक जा सकता है। बट अगर आपको पेपर में ही रहना है तो बेटर आपके लिए है जेके पेपर, क्योंकि जेके पेपर में बार बार इंस्टीट्यूशंस की कैंडल दिख रही है। एक कैंडल थी 2151% वॉल्यूम राइज की 7.7 मिलियन। एक कैंडल थी 24.5 मिलियन की 541% वॉल्यूम राइज। मेरा एक बार प्रीएम्प्टिव बाई का स्टॉप लॉस इसमें कटा है, बट मेरी पूरी नजर है स्टॉक में। जिस भी दिन ओपन लो और पहले 15 मिनट में 25 या 50% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम हुआ, मैं धड़ धड़ाते हुए अपने सारे क्लाइंटों को इस पे चढ़ा दूंगा 424 तक के लिए। तो मेरी पेपर में केवल एक ही स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है, जेके पेपर। पतंजलि उतना अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, जो कि सलाह मैं नहीं दूंगा। 160 तक के लिए कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं सलाह नहीं दूंगा, नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि करना है तो 160 तक के लिए कर लीजिए। अगर आपको करना ही है पेपर तो जेके पेपर पे ध्यान रखिए। जिस दिन सुबह सुबह 15 मिनट में बड़ा वॉल्यूम दिख जाए और ओपन लो दिख जाए, बिना पूछे चढ़ जाइएगा। इंतजार मत कीजिएगा कि नीचे की बर्थ में कोई नहीं था। मैं पूछने के लिए नीचे की बर्थ में कोई नहीं था, तो किसी से पूछेगा मत, चढ़ जाइएगा। चलिए ठीक है। तो ये पदम जी पल्प, वैसे भी अंशुल जी ये तो प्रॉफिट में ही है, 99 का लिया हुआ है, 136 चल रहा है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बुक करके जेके पेपर शिफ्ट कर लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो आबिद भाई आप एक काम करें, आप लॉन्ग टर्म ही रहना चाहते हैं ना, तो आप जेके पेपर पे शिफ्ट कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पे कन्विक्शन है वहीं पे रहते हैं। अगला सवाल हमें मिला है रूबल सिंह जी का, ईएमएस लिमिटेड। सर इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। सॉरी, मैं स्टॉक नाम मिस करिए सर। ईएमएस लिमिटेड ईएमएस लिमिटेड, 541 वाला। इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है सर। 827 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। बाइंग ओके। क्लाइमेक्स के बाद 77 दिन में 47% गिरा है। इधर उधर छोटा मोटा पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि इधर बीच पिछले 27 दिन में ही 20% गिरा है। ओवरऑल टॉप से तो 47% गिर चुका है। और बाइंग क्लाइमेक्स का फाइनल टारगेट जो है ना 391 रुपए है। तो मे बी पुल बैक लेके नीचे आएगा या इसी मूव में नीचे जाता जाएगा, ये कहना बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स के साथ मुश्किल है।
बट 391 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90% है। तो क्या मैं स्टॉक में कोई बाउंस बैक प्ले करना पसंद करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपके पास है और कोई पुल बैक आपको 600 605 तक मिल जाए तो निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 391 आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। और ठीक है। इसी कड़ी में निफ्टी डे हाई बना रहा है। बैंक निफ्टी भी पीछे पीछे डे हाई बना सकता है। और शो के स्टार्टिंग में मैंने दिया था स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि दोनों में हम लॉन्ग हैं। ठीक है। 54,382 ये आपने दिया था ना बैंक निफ्टी का? भाई कहाँ दिया था? भाई बता, भाई कहाँ दिया था? भाई वाला पढ़ के बता। 24,680 में फ्यूचर बैंक निफ्टी पूछे हैं सर, निफ्टी पूछे हैं? बैंक निफ्टी पूछ रहा हूं मैं। बैंक निफ्टी कहाँ दिया था? बैंक निफ्टी में रिस्क फ्री करा चुका हूं मैं। 54,330 में बाय दिया था। फ्यूचर, फ्यूचर स्पॉट नहीं, फ्यूचर। अच्छा। 54,330 में दिया था। हाँ। और टारगेट क्या दिया था अंशुल जी? टारगेट, टारगेट कहाँ गया? 54,730। 54,730। ठीक है। ये तो फ्यूचर के मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं सर, सामने चार्ट स्पॉट का चल रहा है, तो वो कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से और मोमेंटम है ना अभी तो आपके लिहाज से? हाँ, मेरे को तो आज दिख रही सर। आज अगर आज नहीं शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर अगला हफ्ता बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो मैं तो पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि वीवैप पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और दिक्कत कहीं मेरे को कोई खास दिख नहीं रही है। वीकली मूविंग एवरेज दोनों पे बहुत ऊपर छूटा हुआ है। स्पॉट पे अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो वीकली मूविंग एवरेज छूटा है 54,400 पे, यानी 400 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी पे छूटा हुआ है 24,700 पे, यानी यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर। तो डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। इसको कहते हैं पॉकेट ट्रेड। एक टर्म होता है पॉकेट ट्रेड, जब आप दो वीवैप लगाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के, दोनों के बिल्कुल। बीच में जब भारी अंतर होता है और छोटे वाले मतलब शॉर्ट टर्म वीवैप को सपोर्ट करने लगता है मार्केट, तो ये बाउंस बैक लॉन्ग टर्म वीवैप तक ले जाता है। तो डेली मूविंग एवरेज आज सपोर्ट कर रहा है, तो हाई लाइकली है कि वीकली मूविंग एवरेज, सॉरी, डेली वीवैप सपोर्ट हो रहा है, हाई लाइकली है कि हम वीकली वीवैप तक जाएंगे। इसको कहते हैं पॉकेट ट्रेड। कोई भी आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए या कोई भी इंडिकेटर आप लगा रहे हैं, तो उसी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर दो अलग अलग लगा रहे हैं तो ये चीज ध्यान दीजिए कि बीच में चलता है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट करे तो लॉन्ग टर्म तक जाता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहित जी, वो म्यूचुअल फंड पर सवाल पूछे हैं। सर आप म्यूचुअल फंड में हमारा एक स्पेशल शो आता है, आप उसमें सवाल पूछिए प्लीज़। अगला सवाल हमें मिला है मीना सरोगी जी का सेजिलिटी पर। ये पूछ रहे हैं कि किस रेंज में बाय करें और टारगेट लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या रहना चाहिए? सेजिलिटी में सर मैंने एक दिन वॉल्यूम उठा था यहाँ 22 अगस्त को, तो मैंने प्रीएम्प्टिव बाई दिया था। उसका स्टॉप लॉस 4% का था, वो कट गया है। अब सेजिलिटी में प्रीएम्प्टिव बाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो एक बार प्रीएम्प्टिव बाई फेल हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में जनरली लेता नहीं हूँ। अब 48.69 जो पुराना लेवल हमारा है वही क्लियर है। उसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई देंगे, अलर्ट लगा के बैठे हैं। वो निकला तो फिर बाई करना चाहिए, तब आपको आराम से 60 रुपए तक का मूव मिलेगा। उसके नीचे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। काफ़ी सारे सुपर चैट भी मिले हुए हैं, फटाफट से लेते हैं अंशुल जी। एक हमारे दर्शक हैं लर्नर, इनका सवाल है आरती ड्रग्स 530 के लिए हुए हैं, क्या करना है? सर आरती ड्रग में 510 के ऊपर बाई करना है। 475 फिलहाल टूटा है। अगर रिक्लेम होता है एक दो दिन में 475 480, तो 510 तक जा सकता है। पूरे सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है, इसलिए 475 का ब्रेकडाउन ना मेरे को कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगर सस्टेन किया 475 के नीचे तो 431 आ सकता है, बट मेरा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि 431 आएगा। मेरे को लग रहा है यहाँ से किसी भी दिन वापस इंस्टीट्यूशन कैंडल आएगी और 475 रिक्लेम हो जाएगा। अगर आपके पास है और थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, 431 आने में आपको डर ना लगे, तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है अंशुल जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है बस, हमें 2 से 3 मिनट में ये सारे सवाल लेने हैं, फिर स्टॉक एक्सरे पर जाना है। थोड़ा आज स्टॉक एक्सरे डिटेल में लेना था। अगला सवाल मिला है ललित जी का, रेडिंगटन 300 शेयर लिए हुए हैं, 300 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर इन्होंने, इस पर क्या करें सर? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए सर। रेडिंगटन, रेडिंगटन जी। एचपीएल इंजीनियरिंग में देखो टारगेट आ रहा है क्या? एचपीएल इंजीनियरिंग आ रहा हो तो टारगेट डन डालो।
रेडिंगटन में सर 289 जब से टूटा है तब से क्लियर वीकनेस है। 289 के नीचे पहला टारगेट 250 था, 250 के नीचे आ गया है। 250 के नीचे 173 तक का टारगेट था, लेकिन ये कर क्या रहा है, 250 के नीचे बॉक्स बना रहा है। तो मोस्ट लाइकली आईफोन 17 की अगर सेल्स बम्पर रह गए तो ये 250 251 का रेजिस्टेंस वापस तोड़ के ऊपर आ जाएगा, 289 तक जा सकता है। तो बाइंग अगर करना है तो अभी नहीं करना है। प्रीएम्प्टिव बाइंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेकआउट बाइंग करना है तो 251 के ऊपर जब क्लोज करके एक दो दिन टाइट इनसाइड बार या टाइट कैंडल बना ले, तब फिर बाई करना है। तो डेवलपमेंट ठीक है, 251 के ऊपर और अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फिर थोड़ा रुकिए, 251 के ऊपर जब बनेगा तब देखेंगे। जी ठीक है। एक सवाल मिला है भगत जी का। इन्होंने अदानी ग्रीन पर सर 914 रुपये पर अभी एवरेज किए कुछ शेयर। अब इनके पास 500 शेयर हो गए 955 रुपये के भाव के। बोल रहे सर डिसीजन सही है, 3 साल के लिए रखना चाहता हूँ। दूसरा इनका सर सवाल है नुवोको। हाँ, दूसरा सवाल है नुवोको विस्टा पर। ये बोल रहे हैं कि इसमें भी मैं 3 साल के लिए लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लेवल बता दीजिए ठीक ठाक से। सर नोवोको तो लेवल बताया ही था 417 पे, जब ब्रेकआउट आ रहा था तब से मैं बोलते आ रहा हूँ कि नोवोको लेके चलिए, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। 417 से 462 63 आ गया है। तो ऑन द डिप 417 मिल जाए तो अब देखिए, आपको 3 साल के लिए लेना है ना, तो आपको एक चीज पूरा एक साथ मत लीजिए, 25% यहाँ ले लीजिए, और जैसे जैसे डिप आती जाए 7-8% की 5% की ऐड करते जाइए, क्योंकि आप बेस्ट बाई के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो एलटीएफ ने बेस्ट बाई का रेट दिया ही नहीं कभी 176 के बाद, और वो लंबा चल गया। तो बेस्ट बाई के चक्कर में मत फंसिए, 25% ले लीजिए, डिप मिलता गया तो ऐड करते जाएंगे, कहीं पैटर्न बना के ब्रेकआउट देगा तो पूरा ऐड कर लेंगे, बट 25% तो ले ही लीजिए। दूसरा अदानी ग्रीन सर, मैंने खुद 911 के आसपास लेके 976 में बेचा था, वापस उसी रेंज में आया है। तो यहाँ पे मैं वापस शायद पुट राइटिंग करूंगा, जैसी बुलिश एविडेंस मिलेगी मैं फिर से पुट राइटिंग कर सकता हूं। तो इस पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ही लगभग टाटा टेक और इसमें अपनी एवरेज कॉस्टिंग कम करने हर तरह के ट्रेड में करता रहता हूं। तो अभी जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा मैं पुट राइटिंग कर दूंगा, 900 रुपए का पुट या 920 का पुट राइट कर दूंगा। ठीक है सर। अगला सवाल है किर्लोस्कर इंजीनियरिंग 150 शेयर हैं, 952 रुपये के, 2 से 3 वीक का व्यू है। मिलन जी का सवाल है। सर इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय दिया हुआ है। कल की सेल ऑफ कैंडल थी, लेकिन वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम पे था, तो मेरे को कोई बहुत चिंता नहीं हो रही है। 864 टूटने के बाद दिक्कत स्टार्ट होगी। 864 अगर नहीं टूटता है तो ये करीब करीब 1120 तक आराम से जा सकता है। इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। सेजिलिटी पर मृत्युंजय विश्वास जी मैं सवाल पूछ चुका हूं। टीडी पावर पर आपका सवाल ले लेता हूं। टीडी पावर सर इन्होंने 529 रुपये के लिए हुए हैं, सेल और होल्ड। सीजी पावर आज प्रीएम्प्टिव बाई कैंडल बना रहा है। सीजी पावर तो बाई देना बनता है। माफ कीजिएगा टीडी पावर है। अच्छा टीडी पावर है। सीजी पावर बहुत बढ़िया दिख रहा है। सीजी दियो टीडी पावर से इसमें सर बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है। पहले तो इसने एक बेस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, 108 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 472 पे। उसको रीटेस्ट करने के लिए इसने वापस से, मतलब पूरे रीटेस्ट में वापस से 63 दिन का बेस बनाया। तो 108 का दिन का बेस है, उसके ऊपर 63 दिन का बेस है, 540 का मेजर रेजिस्टेंस है। 540 निकाल लिया तो ये स्टॉक 700 रुपए चला जाएगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 460 का, नहीं है तो 540 के ऊपर बाई बनेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, फटाफट से पूछ लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ साईं प्रवीण जी का है, इस पर बाय लेवल पूछ रहे हैं सर। ब्लू जेट सर लास्ट वीक में एचबीएल इंजीनियरिंग बाई दिया होगा, कल भी दिया था अपने क्लाइंट को। लास्ट वीक में शायद मनी 9 पे भी दिया था, वहां पे 7-8% चल गया, मतलब लगभग टारगेट के पास आ गया। तो इसको देख लीजिएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मतलब टारगेट होने ही वाला है या हो गया, एचबीएल इंजीनियरिंग हो गया है, हाँ होने ही वाला है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो 1 साल की एफडी का पैसा तो ऑलमोस्ट मिल ही रहा है, बुक कर ही लेना चाहिए। अब ब्लू जेट पे आए तो ब्लू जेट मेरे को याद है इनने पहले भी सवाल पूछा था, 828 रुपए में मैंने बोला भी था कि आप निकल जाइए, नीचे 680 और 625 ये दो लेवल टेस्ट कर सकता है। तो 680 तोड़ के नीचे चल रहा है,
अब कंटिन्यू डाउन मूव है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस कर दे, लेकिन अगर 680 को रेस्पेक्ट नहीं मिला तो 625 आ जाएगा। ठीक है प्रवीण जी, हमने इस पर भी सवाल पूछ लिया, आलोक टेक्सटाइल पर, गेल पर भी भावना मैम हम सवाल पूछ चुके हैं। मैं आपका सवाल ले लेता हूं, बट टाटा पावर पर 400 रुपये के लिए हुए हैं। टाटा पावर पे क्या करें अंशुल जी? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एचबीएल इंजीनियरिंग में बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग हमारे इधर कर रहे हैं, आपके जी दर्शकों जी को भी करना है तो कर सकते हैं। सर, टाटा टाटा पावर सर पावर। आ गया है जी, टाटा पावर गैप जोन में आ गया है, तो इस गैप जोन में प्रोटेक्शन तो मिल रहा है। ट्रेडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कोई चीज नहीं है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, वहां पे मोमेंटम है वहां जाइए। लार्ज कैप में फिलहाल मोमेंटम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जैसे थोड़ा सा हमने एशियन पेंट अर्ली कॉल कर लिया था, ऐसे टाटा पावर थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, बट इवेंचुअली जाना इसको ऑल टाइम हाई है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सपोर्ट जोन पे है, अगर टूटती है तो 300, 300, अगर ये टूटती है तो 333 तक मिल सकता है। बट हर डिप टाटा पावर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 3 साल का व्यू रखे हुए हैं तो।